नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री विद्या अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे मध्य प्रदेश PSC मुख्य परीक्षा की सफलता के लिए सही रणनीति पर चर्चा करने जा रहा हूं। हमारा टॉपिक होगा इसलिए MPPSC मेंस सही रणनीति सफलता का मंत्र। किसी भी कार्य के सफल होने के लिए यह आवश्यक होता है कि कार्य को सही तरीके से संपन्न किया जाए, अन्यथा कठोर परिश्रम, लंबा समय और धन तीनों की ही बर्बादी हो जाती है। तो यदि MPPSC मुख्य परीक्षा की सफलता के लिए छात्र सही रणनीति अपनाएं, सही तरीकों को, सही पद्धतियों को अपनाएं, तो सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है। मित्रों, यह कोरोना काल है और यहाँ पर अभी कोई परीक्षा नहीं है, लेकिन परीक्षा निश्चित रूप से संपन्न होंगी। तो इस कोरोना काल में हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने आप को मांझें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को शार्प करें, अपने आप को पैना करें, अपनी कमजोरियों को पहचानें, अपनी क्षमताओं को विकसित करें, कमजोरियों को दूर करें, ताकि परीक्षा का आयोजन जब भी हो हम सर्वश्रेष्ठ परिणाम अपने लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने शुभचिंतकों के लिए प्राप्त करें। कहा जाता है कि जो लोग शांति काल में पसीना बहाते हैं उन्हें युद्ध में खून नहीं बहाना पड़ता। तो यह शांति काल है। इस शांति काल में अपनी तैयारी को जारी रखिए, आगे बढ़ाइए, ताकि युद्ध काल अर्थात जब परीक्षा आए तो आप सफल हों, शहीद ना हो जाएं। क्योंकि कहा जाता है कि सफलता सबसे अच्छी चीज होती है और असफलता से बुरा कुछ नहीं होता है। किसी ने कहा है कि सफलता के 1000 बाप होते हैं और असफलता अनाथ होती है। यदि आप सफल हो जाएंगे तो तमाम मित्र, नाते, रिश्तेदार, कोचिंग वाले सब आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे और आपसे अपना संबंध स्थापित करेंगे। और यदि आप असफल हो गए तो कोई भी आपको सहारा देने वाला नहीं मिल पाएगा। माँ बाप की तो बात ही और होती है। तो इसलिए ईश्वर न करे कि आपको असफलता का मुंह देखना पड़े। इस कठिन प्रतिस्पर्धा के दौर में आप सफल हों, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं तो हैं ही, लेकिन शुभकामनाओं के साथ साथ मैं अपने अनुभव और अपने ज्ञान से भी आपको लाभान्वित करना चाहता हूं। तो हमने जो समझा है कि नया सिलेबस आ चुका है 2020 के लिए। इस सिलेबस में आपने अगर ध्यान दिया होगा तो प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है, शब्द सीमा घट गई है। यानी कि जो अधिकतम शब्द सीमा है वह घट चुकी है और प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है, समय उतना ही रहा है जैसा कि पहले था। प्रश्न पत्रों की संख्या भी उतनी ही है। सिलेबस में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं। इसलिए जो सही रणनीति होगी वो हमें पेपर वाइज रणनीति बनानी पड़ेगी, हर पेपर के लिए। और दूसरी टॉपिक वाइज, हर पेपर के लिए और हर पेपर के अंदर अलग अलग टॉपिक्स के लिए अलग अलग रणनीतियां अपनानी पड़ेंगी। हम इसी प्रकार से चर्चा करेंगे। तो पहले से लेकर के पेपर क्रमांक 1, पेपर क्रमांक 2 और पेपर क्रमांक 3, इन तीनों के लिए रणनीतियों में कुछ चीजें कॉमन हो सकती हैं,
क्योंकि इनका पैटर्न पूरी तरह से समान है, लेकिन विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर समान नहीं है, पैटर्न समान है। प्रश्न पत्र क्रमांक 4 का पैटर्न कुछ भिन्न है। हालांकि प्रश्नों की प्रकृति शब्द सीमा एक है, लेकिन वहां पर केस स्टडीज हैं, यूनिट्स कम हैं, तो प्रश्नों की प्रकृति और इसी तरीके से प्रश्न पत्र क्रमांक 5 और 6 भी अलग प्रकृति के, उनकी विषय वस्तु भी अलग है। सबसे पहली चीज आपको जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि थोड़ा सा आप सिलेबस को ध्यान से देखें। मेरे हाथ में ये सिलेबस है, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन इसमें दिए हुए हैं। मैंने ये पाया है कि इंग्लिश और हिंदी के सिलेबस में कुछ भिन्नताएं हैं। हिंदी में कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं वो इंग्लिश में नहीं हो सकते, और इंग्लिश में कुछ टॉपिक्स हैं वो हिंदी में नहीं है। जैसे एक टॉपिक इस वक्त मेरे दिमाग में आ रहा है कि प्रश्न पत्र 2 में जो खंड बा में समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दिया गया है, वहां पर हिंदी के सिलेबस में वर्ण व्यवस्था है और अंग्रेजी के में नहीं है। इसी प्रकार से राजनीति के टॉपिक में भी इसी दूसरे प्रश्न पत्र के खंड ए में भी कुछ विसंगतियां मैंने पाई हैं, वो मैं आपको बता दूंगा आगे चल करके। तो एक तो हम इस चीज को ध्यान रखें, और ध्यान रखें कि अगर कोई चीज हिंदी में नहीं और अंग्रेजी के सिलेबस में है तो उसे निश्चित रूप से तैयार कर लें, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी के बीच में यदि कोई भी अंतर या विवाद की स्थिति निर्मित होती है तो अंग्रेजी को ही मानक या स्टैंडर्ड माना जाता है। तो उनको तैयार करें। अब इसमें जो चीज हमें समझ में आई है तो सब वो ये है कि शब्द संख्या कम हो जाने के बाद बड़े टॉपिक्स को, ऐसे टॉपिक जिनमें एक साथ 2 और 3 चीजें मिला करके पूछी जाती हैं, पूछी जाएंगी, उनको 200 शब्दों में व्यक्त कर पाना आसान नहीं होगा। अर्थात आपके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, आपको अधिक शब्दों की जरूरत होगी, मगर अनुमति नहीं होगी। आप शब्द सीमा का उल्लंघन करेंगे तो अच्छा परिणाम या अच्छा प्रभाव नहीं होगा, इंप्रेशन अच्छा नहीं होगा आपका। ऐसी स्थिति में हमारे लिए क्या सही तरीका होगा? तो सबसे पहली चीज तो यही होगी कि हम ये देखें कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले एक लाइन के प्रश्न जिनकी संख्या दोनों पेपर में मिलाकर के 30, यानी कि दोनों खंड आ और बा में मिलाकर के एक लाइन के प्रश्न एक यूनिट से 3 पूछे जाएंगे, और एक खंड में 1 से लेकर के 3 तक जो पेपर हैं उनमें 5 यूनिट हैं, और इस तरीके से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, और दोनों में आपके लिए 30 प्रश्न हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ये सफलता में इसका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो सबसे पहले तो, और इसके लिए उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें लगभग वो 10 शब्द मान रहे हैं, तो 10 शब्द या एक लाइन के प्रश्नों को किस तरीके से हल किया जाए यह आवश्यक होगा। इसकी तैयारी पहले से की जानी चाहिए। सबसे तो इस करें कि कहां से एक लाइन के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हो जाती है फैक्ट्स, तथ्य। कोई भी एक लाइन पूछा जा सकता है। इसी तरीके से बुक्स वगैरह के नाम पूछे जा सकते हैं, लेखकों के नाम, कोई भी तथ्य हो सकता है, किसी का जन्म हो सकता है, मृत्यु हो सकती है, उसका निवास स्थान। इस प्रकार के प्रश्न आपसे एक लाइन के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो कर लें, और यह तैयारी आपकी प्रारंभिक परीक्षा में भी बड़ी उपयोगी होगी। तो एक लाइन के प्रश्नों को तैयार करें अच्छे तरीके से। अब एक लाइन के अंदर किसी भी प्रश्न को सही तरीके से लिख पाना संभव नहीं होगा, तो हम क्या करें कि उल्लंघन करने से बचें। किस तरीके से लिखें उसको,
तो अपनी लेखन शैली को अभी से उसी के अनुरूप ढाल लीजिए। ये चीज आपकी हैबिट या आदत बन जानी चाहिए। नहीं तो परीक्षा में अपनी आदत के पहले से सोच के रखा है हमने कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन आदत नहीं है तो वहां गलती हो सकती है। और इसलिए अपने अंदर उस आदत को विकसित कीजिए। जैसा कि प्लेटो ने कहा है कि एक्सीलेंस या उत्कृष्टता जन्मजात नहीं होती है, विकसित करनी पड़ती है। विकसित कैसे होती है? निरंतर प्रयास से, निरंतर अभ्यास से विकसित होती है। तो मित्रों, अपने एक्सीलेंस को डेवलप करने के लिए, अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए एक लाइन के प्रश्न को किस तरीके से हल करें, आप यहां पर इस बोर्ड पर देख सकते हैं। समझ लीजिए ये आपका पेज है। इसी तरीके की कॉपी में पेज आते हैं आपको लिखने के लिए। यहां पर ये जो छोटे छोटे खाने हैं यहाँ हाशिए में, यहाँ पर यह जो मार्जिन कहते हैं इंग्लिश में, मार्जिन या हाशिए में जो खाने हैं, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1, अब 1 का ए ये लिख दिया। यहाँ पर अब हमको सपोज कीजिए कि आपसे उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्रम, ये एक आ गया आपको 1-2 लाइन। तो सबसे पहले यू हेडिंग डाल दें और इसके नीचे से यहां लिखना शुरू करें। छात्रगण क्या करते हैं कि यहां हेडिंग डाला, इसके यहां से लिखना शुरू करेंगे। यहां से आपने लिखी तो आधी लाइन ही आपने यूज की, लेकिन आपकी एक लाइन काउंट हो जाती है। और इसलिए बिल्कुल जहां पर हाशिया शुरू होता है बिल्कुल वहीं से लिखना शुरू कर दीजिए। और अब आप लिख दीजिए कौटिल्य मौर्यकालीन ग्रंथ जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था और कौटिल्य के विचारों का वर्णन है। अब आपको दोबारा से अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्रम शब्द का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। और इसलिए ऊपर हेडिंग चूंकि पड़ा है, उससे पता चल रहा है कि आपने जो नीचे लिखा है वो किसके संबंध में लिखा हुआ है। और इस तरीके से आप शब्द बचा लेंगे, समय बचा लेंगे, श्रम बचा लेंगे। और उससे भी बड़ी बात, जो कॉपी को चेक करने वाला प्रोफेसर है आप उसे भी प्रसन्न कर देंगे। क्योंकि छात्र क्या करते हैं कि नंबर अकेला डाल दिया करते हैं, यहां पर हेडिंग नहीं डालते हैं। इससे जो कॉपी चेक करने वाले प्रोफेसर्स हुआ करते हैं उनको बार बार 1-2 लाइन के लिए, हर एक लाइन के बाद उनको पेपर उठा करके देखना पड़ता है कि इस नंबर पर कौन सा प्रश्न है और ये किस प्रश्न का उत्तर है। इससे उसको झल्लाहट हुआ करती है कि यार ये व्यक्ति एग्जाम देने जा रहा है और हेडिंग भी नहीं डालता है। तो हमने उसको इस झंझट से मुक्त कर दिया और इससे वह दूसरे छात्रों की तुलना में, जो कि ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपके प्रति उसके मन में अधिक सकारात्मक विचार और भाव जन्म लेते हैं और जिसका प्रभाव आपके अंकों पर सकारात्मक रूप से दिखाई देता है। तो इस चीज को तैयार करें 1 या 2 लाइन के लिए। दूसरी चीज हो जाती है कि 50 शब्दों के प्रश्न में क्या तैयार करें। तो छांटिए पहले 50 शब्द के प्रश्न, यानी कि उन्होंने लिखा है कि लगभग 5 या 6 लाइन, तो 50 शब्दों के प्रश्न 5 या 6 लाइन, सॉरी 50 शब्द, हाँ 50 शब्दों के, इसमें उन्होंने कहा है कि 5 से लेकर के 6 लाइन आप लिख सकते हैं। तो मित्रों, किसी भी एक प्रश्न के अंदर कुछ उपभाग हुआ करते हैं, उन उपभागों को हम 50 शब्दों में या 5 या 6 लाइन में लिख सकते हैं। तो जब तैयारी करें किसी भी टॉपिक की, तभी इस चीज पर विचार करते चलें कि यहां से 1 या 2 लाइन का प्रश्न पूछा जा सकता है, यहां से 50 शब्दों का प्रश्न बन सकता है और यहां पर पूरा का पूरा 200 शब्दों का प्रश्न बन सकता है। तो इस तरीके से तैयारी करें। हमने कहा कि शब्द कम है लिखने के लिए, शब्द सीमा कम दी गई है और प्रश्न बड़े हो सकते हैं। जिस स्टैंडर्ड का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उस हिसाब से प्रश्न बहुत कुछ जटिल भी पूछे जा सकते हैं। तो हम कैसे
कम शब्दों में अपने आप को सर्वोत्तम तरीके से अभिव्यक्त करें अपनी उत्तर पुस्तिका पर। इसके लिए आपको हर विषय के लिए कुछ अलग रणनीतियां अपनानी पड़ेंगी। आप लीनियर डायग्राम्स बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, टेबल या तालिका या सारणी बना करके अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। जनसंख्या संबंधी डाटा, आर्थिक डाटा या तथ्यों को आप टेबल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। एक नया टॉपिक शामिल किया है आपके इतिहास में। पहले था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इतिहास भारत का, यही था। अब उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के साथ सांस्कृतिक शब्द भी जोड़ दिया है। अर्थात अब आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के साथ साथ सांस्कृतिक व्यवस्था या सांस्कृतिक पक्षों की भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसको ध्यान रखें कि आपको कुछ अतिरिक्त एक्स्ट्रा भी प्रिपेयर कर लेना है। इतिहास के सिलेबस में परिवर्तन नहीं हुआ है, आपके लिए सुविधाजनक हुआ है, विश्व इतिहास हटा दिया गया है, लेकिन सभी जगह पर सांस्कृतिक इतिहास भी शामिल कर दिया गया है। तो उसकी अतिरिक्त तैयारी कर लें। अब सांस्कृतिक इतिहास में बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। क्या क्या हो जाती हैं सांस्कृतिक में? एक, स्थापत्य कला, स्थापत्य, नृत्य, गायन, मूर्तिकला, चित्रकला, ये सारी चीजें संस्कृति के अंतर्गत शामिल हैं। तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, उनमें शामिल कर लें, जोड़ लें। दूसरी चीज, हमने कहा कि कम शब्दों में अच्छे तरीके से अभिव्यक्त करने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मैं आपको फिर एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं। उदाहरण कि अगर आपसे सिंधु घाटी सभ्यता में, आपके पेपर 1 में इतिहास में, यदि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए वृहत स्नानागार के बारे में, ग्रैंड बाथ के बारे में, या लोथल से प्राप्त बंदरगाह के बारे में पूछा जाए तो आप उसके बारे में लिख दें। 50 शब्दों में पूछने की पूरी संभावना है, यहां तक कि 200 शब्दों में भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे चीजों को ढूंढें, लेकिन उसको अच्छे तरीके से कैसे अभिव्यक्त करें, आपके आपके उत्तर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनाएं हम, इसके लिए एक तरीका है लीनियर डायग्राम्स, रेखा चित्रों को विकसित करना। उदाहरण के लिए लोथल से प्राप्त बंदरगाह के बारे में आप ये चित्र बना दें जो मैं आपको बता रहा हूं। ये वो नदी बहती है जिसके किनारे पर वो बना है। तो यूं नदी बना दीजिए, ये नदी का फ्लो है। कहां से है? उत्तर से दक्षिण की ओर नदी बह रही थी। यहां से उन्होंने एक नहर निकाली, कैनाल आती है। ये कैनाल यूं आई और यहां पर उन्होंने पोर्ट बनाया है, बंदरगाह ये बना दिया, गहरा तालाब जैसा। और फिर यहां से एक नहर निकल के आती है, ये। तो यहां से पानी आता है यूं और इधर से बाहर जाता है। यहां पर गोडाउन वगैरह बना रखे हैं। ये यहां पर इसकी चौड़ाई लिख दीजिए और यहां पर इसकी लंबाई लिख दीजिए। ये नदी हो गई, ये नहर हो गई। इस तरीके से आप चीजों को अगर अभिव्यक्त करेंगे तो आपको बहुत अधिक अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। कॉपी चेक करने वाले को यह तथ्य भली भांति ज्ञात हो जाएगा कि आपने चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझा है, तभी आप इतने अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो बंदरगाह कहां मिला बता दीजिए, उसकी लोकेशन बताइए, पहले उसकी स्थिति या लोकेशन बता दीजिए। दूसरा, बंदरगाह की संरचना, स्ट्रक्चर, तो संरचना को व्यक्त करने के लिए इस तरीके से सब बना दीजिए। यहां पर लिख दीजिए, ये हो गया गोदाम, ये बंदरगाह हो गया, यहां से आता है पानी, ये नदी हो गई, रिवर।
है ना, ये नहर हो गई। इस तरीके से अपने आप को बता दीजिए, ये इसकी चौड़ाई है, ये लंबाई है, माप लिख दीजिए। उसके बाद संरचना, उसका महत्व या कार्य क्या क्या था। इस तरीके से अगर आप लिखते हैं हेडिंग डाल करके तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। ध्यान रखिए कि एमपीपीएससी में अधिक अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हमेशा शीर्षक या हेडिंग डालना आवश्यक होता है। क्यों है? इसके लिए एमपीपीएससी की मार्किंग पद्धति उत्तरदायी है। इसके लिए दो तरीके की मार्किंग पैटर्न हुआ करते हैं। एक को कहते हैं नॉर्मल परसेंटाइल, और ये चलती है यूपीएससी में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में। दूसरी होती है लीनियर मार्किंग सिस्टम या लीनियर मार्किंग पैटर्न, और ये एमपीपीएससी में चलती है। तो हमको हमारी तैयारी लीनियर मार्किंग पैटर्न के अकॉर्डिंग या उसके अनुरूप करना चाहिए। मैं आपको समझाता हूं कि लीनियर मार्किंग पैटर्न क्या है। तो लीनियर मार्किंग पैटर्न जो कि एमपीपीएससी के द्वारा एडॉप्ट किया गया है, तो लीनियर मार्किंग का मतलब होता है कि एक प्रश्न के जितने भाग हुआ करते हैं, हर भाग के लिए कुछ अंक पहले से निर्धारित हुआ करते हैं। और इस स्थिति में अगर आपने उस भाग को पर्याप्त वेटेज नहीं दिया है, पर्याप्त महत्व नहीं दिया है या उसे शामिल नहीं किया है, तो उसके लिए निर्धारित अंक में से आपको अंक प्राप्त नहीं हो पाएंगे। यह होती है लीनियर मार्किंग। मान लीजिए उन्होंने किसी समस्या के बारे में पूछा है, तो उन्होंने कहा कि समस्या, उसके कारण और समाधान के उपाय सुझाइए, और प्रश्न है आपका 15 अंक का, तो उन्होंने उसके लिए अंक बांट के रखे होंगे। और यदि आपने सुझाव प्रस्तुत नहीं किए तो सुझाव के लिए निर्धारित अंक आपकी मार्किंग में शामिल नहीं होंगे, और इसलिए आपको जो कुल अंक प्राप्त होंगे वो कम अंकों से ही प्राप्त होंगे। और इसलिए हमेशा इस बात को प्रदर्शित कीजिए कि प्रश्न की आवश्यकता के अनुरूप आपने सभी पक्षों को शामिल किया है। कॉपी चेक करने वाला आपका या किसी का भी रिश्तेदार नहीं है, न जान पहचान का है कि वो ढूंढे कि इसने यार वो चीज लिखी है कि नहीं लिखी है, कहां लिखी है, ढूंढी लिखी होती तो मैं इसको नंबर दे देता। यही तो स्मार्टनेस है, यही तो आपका इंटेलिजेंस है, बौद्धिकता है कि आप बताएं कि आप दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ हैं, अधिक योग्य हैं। और इसलिए अगर आपने हेडिंग डाल दिया है तो उसको ये चीज कंफर्म हो जाती उसी वक्त पर कि आपने इस पक्ष को शामिल किया है, और वो मार्किंग में उसको शामिल कर लेगा। कई बार छात्र लिख दिया करते मगर हेडिंग नहीं डालते हैं, और ऐसी स्थिति में उनको नुकसान हो जाता है। तो इसलिए लीनियर मार्किंग पैटर्न के अनुसार हमेशा क्या करें, शीर्षक डालें, हेडिंग बनाएं, और फिर दूसरा मैंने कहा कि चीजों को पॉइंट्स में लिखें, 1 2 3 4 5 विशेषताएं, महत्व, तमाम चीजों को कोशिश करें जहां भी संभव हो हम इसी में लिखें। इसका भी एक कारण है, क्योंकि पेपर चेक करने वाले के माइंड सेट में यह चीज क्लियर रहती है कि इस चीज की इतनी विशेषताएं हो सकती हैं, इतनी इसकी आलोचनाएं हो सकती हैं, इसके महत्व से इतनी चीजें जुड़ी हो सकती हैं कि 8 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, 10 पॉइंट। इस स्थिति में यदि आपने पॉइंट्स के नंबर्स डाल दिए हैं पूरे, तो वो समझ जाता है कि इसने लगभग चीजों को कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि एक एक शब्द, एक एक लाइन कोई नहीं पढ़ा करता है, थोड़ा सा एक नजर मार करके एक पेज पढ़ लिया जाता है। प्रश्न पत्र कॉपी चेक करने वाला प्रोफेसर ये देखता है कि इस छात्र ने क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को लिखा है, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हमको बतानी पड़ती है कि हमने ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया हुआ है। उदाहरण के लिए आपसे कुछ पूछा जा रहा है, आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में किसी भी साहित्यकार के बारे में एक प्रश्न पूछा गया, भवानी प्रसाद मिश्र को ले लीजिए। अब वहां पर उन्होंने आपसे पूछ लिया भवानी प्रसाद मिश्र का साहित्य वगैरह बताइए,
अब अगर आप बताएं कि वो क्या पसंद करते थे, उन्होंने किन चीजों पर प्रहार किया है, तो आप लिख सकते हैं कि वहां पर कि वो अनावश्यक बहसबाजियां, डिबेट्स, चर्चाएं जो कि संसद में, विधानसभा में और मीटिंग्स में हुआ करती हैं, उनका कोई विशेष महत्व नहीं है। ये सिर्फ लोगों को बहलाने की बातें हैं। तो आप बताइए कि इस प्रकार की चर्चाओं आदि की वो निंदा करते थे, वो यथार्थ कार्य में विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने इनकी निंदा की। अब निंदा क्या की, तो वहां पर उनकी 2 लाइन लिख दीजिए कि जमीन आसमान के भुलावे हैं आज बहसों के बल पर, अलबत्ता छोड़ दिया जाता है हर निर्णय कल पर। और इस चीज को इन्वर्टेड कॉमा में करके लिख दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि उसको दिखे कि आपने प्रमाणित किया है, आपको पता है। जब हम इस तरीके से चीजों को लिखते हैं तो हमें कहीं अधिक बेहतर अंक प्राप्त होते हैं दूसरे छात्रों की तुलना में। तो इतिहास में हमने बताया कि हम स्ट्रक्चर्स डेवलप कर सकते हैं। क्या क्या पढ़ें, पहले पेपर पर ही हम रुक रहे हैं अभी, जिसमें इतिहास है, उसके बाद भूगोल है। तो स्ट्रक्चर्स डेवलप करें, ग्रैंड बात का स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते, बहुत सारी चीजों का। और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि आपको लगता है ये नहीं पूछेंगे, वो भी तैयार करें। जैसे व्यक्तित्व, ऐतिहासिक व्यक्तित्व, चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर से अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो तैयार करिए। इसी तरीके से अशोक क्यों महान था, तैयार करिए। कुछ अलग से करने के लिए अशोक की महानता पर क्या प्रश्न चिन्ह है, वो जरूर लिख दीजिए 2-1 लाइनों में, तो वो आपका अतिरिक्त कार्य हो जाएगा। यानी कि कुछ एक्स्ट्रा करने से आपका आंसर ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो व्यक्तित्वों को तैयार कर लीजिए। किसी भी राजवंश के पतन के कारणों पर प्रश्न पूछा जा सकता है, वो तैयार कर लीजिए। कितनी चीजें सामान्य हुआ करती हैं कहीं पर, वो तैयार कर लीजिए, ताकि अलग से आपको तैयार ना करना पड़े। तो राजवंशों को तैयार कीजिए, उनमें इन सब तमाम चीजों को ध्यान रखिए। कुछ प्रश्न होते हैं इतिहास में जो कि डिबेट के प्रश्न होते हैं, बहस के विषय होते हैं। तो ऐसे प्रश्न कितने हो सकते हैं, कहां कहां से उठ सकते हैं, इसको खोजिए और उनको तैयार कर लीजिए। उदाहरण के लिए उत्तर मौर्य काल में शुंग काल से एक सवाल पूछा जा सकता है कि क्या पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का शत्रु था, स्पष्ट कीजिए। तो आप उसकी तैयारी कर लीजिए कि किस ग्रंथ में कहा गया है उसे बौद्ध धर्म का शत्रु, क्यों कहा गया है। कुछ लोग उसका प्रतिवाद करते हैं कि नहीं है, तो उन्होंने क्या कहा, तो दोनों पक्ष लिख दीजिए पहले कि पुष्यमित्र शुंग फलाने, है ना, उसका शासक था, ये इसका काल था, और फिर इसे इस ग्रंथ में बौद्ध धर्म का शत्रु कहा गया है। क्यों कहा गया, उसके कारण बता दीजिए कि उसने ये किया, उसको जस्ट, है ना। इसके बाद आप दूसरे पक्ष को ले लीजिए कि जिन्होंने कहा कि शत्रु नहीं है, उन्होंने क्यों कहा है कि शत्रु नहीं है ना, कि उसने कुछ मठों, बौद्ध मठों को दान दिया, स्तूपों की मरम्मत करवाई, उनका पुनर्निर्माण करवाया, उसने किन स्तूपों को आग लगवाई, उसने किन बौद्ध मठों को आग लगवाई थी, क्यों आखिर को उसने भिक्षुकों को का सिर काट कर लाने पर स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार में देने की बात की, क्या कारण थे, आप उनका स्पष्टीकरण करें। तो आपका उत्तर कहीं अधिक तार्किक होता है, अधिक व्यवस्थित होता है। और हर चीज को हेडिंग डाल करके लिखें कि बौद्ध धर्म विरोधी कार्य, है ना, फिर उसका प्रतिवाद का हेडिंग डाल दीजिए, उनको पॉइंट्स में लिख दीजिए, कंक्लूजन लिख दीजिए। इस तरीके से आप तमाम तरीके से अपने प्रश्नों की, अपने उत्तरों की तैयारियां करें और अधिक अच्छे अंक प्राप्त करें। याद रखिए प्रस्तुतिकरण, और इसी तरीके से और भी मैंने कहा कि एक भाग के बहुत सारे उपभाग होते हैं, उनको भी अलग से तैयार करिए। इतिहास के अंदर राजनीतिक व्यवस्था में न्यायिक व्यवस्था पर 50 शब्दों में प्रश्न पूछा जा सकता है किसी की भी। राजस्व व्यवस्था पर प्रश्न पूछा जा सकता है,
उनको भी अलग से तैयार करिए। तो ये सब चीजों को तैयार कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो। और कुछ चीजों को लगातार जारी रखने की कुछ चीजें कॉमन हुआ करती हैं, उन कॉमन चीजों को निकालिए और उनको उपयोग में लीजिए। उदाहरण के लिए, कहीं पर भी यदि क्रांति होती है या विद्रोह होता है तो हर विद्रोह और क्रांति के कुछ सामान्य कारण मिलते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि ये इसके सामान्य कारण हैं और ये हमेशा उपस्थित रहते ही रहते हैं। बस आपको कुछ विशिष्ट कारण, स्पेसिफिक कॉजेज अलग से देखना चाहिए। तो उन कारणों को तैयार कर ले, न कि हर बार वही चीज अलग से तैयार कर रहे हैं। और इस तरीके से कारणों को तैयार करें, परिणामों को भी तैयार कर लें। वो भी कुछ परिणाम हमेशा सुनिश्चित होते हैं क्रांति के। तो इन चीजों को तैयार करें अधिक अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। आज मैंने आपको कुछ चीजें अपनी ओर से समझाई हैं। एमपीपीएससी मेंस एग्जाम में अच्छी तैयारी कैसे करें, कैसे सफल हों, इसको लेकर के कहने का आशय यही है कि स्मार्ट वर्क कीजिए, हम्माली मत कीजिए। समय है, लगातार प्रैक्टिस जारी रखिए, अपने नोट्स को अपडेट कीजिए, सारी चीज़ें हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगली क्लास में हम इस चीज़ को जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।